When we were to start with appraisal of planning in India, if I'm not wrong, correct? Yes, sir. Now the question arises कि इस appraisal शब्द का मतलब क्या होता है? Suppose you are into some job and your employer is very happy from your working and he recommended a promotion. So just basis पे he did this, that was called as appraisal. That was called as appraisal. So planning in India started when, children? 1950-51 के आसपास. Thereafter ये जितने plans बने, it had some achievements and it had some failures. Achievements मतलब pros and failures मतलब cons. तो पहले पढ़ेंगे achievements क्या थे प्लान के और फिर पढ़ेंगे कहाँ कहाँ फेल हुआ. So what you need to do, आप अपनी कॉपी में इस हेडिंग को लिख लीजिए और पेज को सेंटर फोल्ड कर लीजिए. लेफ्ट कॉलम में हेडिंग लिख दीजिएगा अचीवमेंट और राइट कॉलम में हेडिंग लिख दीजिएगा व्हाट, फेलियर्स. क्विकली चलिए. Yes. सो चिल्ड्रन, अराउंड 6.5 डेकेड्स, 65 साल बेसिकली जब ये टेक्स्ट लिखा गया होगा. सो सबसे पहला अचीवमेंट क्या था प्लान का? इट हैपेंड टू शो इंक्रीज इन नेशनल इनकम. तो सर ये प्लान से नेशनल इनकम कैसे बढ़े? जब हमने प्लान बनाया तो हमने ये देखा कि भाई देश की तरक्की के लिए वी नीड मनी. क्यों मनी चाहिए? बिकॉज हमें एक्सपेंस करना पड़ेगा. तो एक्सपेंस करने के लिए टैक्स पेयर्स से हम पैसा लेंगे, कंट्री की इनकम बढ़ाएंगे. तो अगर आपने कभी प्लान ही ना किया होता खर्चे का, क्या आपने कभी भी इनकम इंक्रीज का प्लान किया होता? नॉट एट ऑल. तो दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट अचीवमेंट वेयर नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री हैपेंस टू इंक्रीज. व्हाट इट, लिख दीजिए अचीवमेंट वाले कॉलम में. सेकेंड पॉइंट चिल्ड्रन, सेकेंड पॉइंट. ये सब तो इतना टाइम पास लिखा हुआ है. ये है बच्चों आपके एनुअल प्लान्स के और 5 ईयर प्लान के कुछ ग्रोथ रेट. चलिए, इज इट विजिबल टू ऑल? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम था दैट वाज 4.6 एंड पर पर्सन की जो ग्रोथ थी दैट वाज 2.7. देयर आफ्टर चिल्ड्रन 2002 से 2007 एंड 7 से 12 दीज कुड बी काउंटेड एज बेस्ट ईयर्स ऑफ इंडिया. और आपको लगभग हर डेटा में नजर यही आ रहा होगा कि नेशनल इनकम का ग्रोथ ज्यादा है बट पर कैपिटा ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं है. क्योंकि नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स की कंट्री में ओवरऑल इंक्रीज इन इनकम कितना है. पर कैपिटा मतलब पर पर्सन. आई रिपीट, पर पर्सन. अब इंडिया में ऐसा क्यों है बच्चों कि पर पर्सन ग्रोथ ऑफ इनकम का परसेंटेज बहुत डिफरेंट है. लाइक 4.6 एंड 2.7, 3 एंड 0.7. क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी पीपल आर पुअर, मेजॉरिटी पीपल अर्न लेस. यही अगर स्विट्जरलैंड का डेटा होता चिल्ड्रन, तो कंट्री का नेशनल इनकम का ग्रोथ अगर 4.6 है तो पर कैपिटा लगभग 3.9 4.2 के आसपास होता. नहीं समझ में आई बात? क्लास में देयर आर 100 स्टूडेंट्स, समझ में क्या? 100 में से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका परसेंटेज 90 है और 92 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका परसेंटेज 70 है. तो जरा क्लास एवरेज निकालते हैं. कैसे निकलेगा क्लास एवरेज? 8 इंटू 90 इज 720 एंड 92 इंटू 70 इज 6440. तो 6440 प्लस 720 इज 7160 डिवाइडेड बाय 100. क्लास एवरेज क्या आएगा बच्चों? 71.6%. बट टॉपर का एवरेज क्या है? 90. इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों के मार्क्स बहुत कम है. समझ में आई बात? एक और एग्जांपल ले लीजिए. 100 स्टूडेंट्स आर देयर, 90 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं ये 94% हैं. 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70% है. लेट्स सी यहां पे एवरेज क्या आएगा. 10 into 70 is 700 and 90 into 94 is 8460. 8460 plus 700 is 9160 divided by 100. Now what is the class average? देखिए 91.6 और टॉपर का है 94. समझ में आया? पक्का? तो जब मैक्सिमम बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे तो क्लास एवरेज और टॉपर के एवरेज में बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा. और जब मेजॉरिटी पुअर स्कोर करेंगे तो क्लास का एवरेज एकदम कम होगा बट गुड रैंकर्स का बहुत ज्यादा. वैसे ही कंट्री का ग्रोथ ऑफ इनकम 4.6 है बट पर पर्सन इंडिविजुअल का एवरेज कितना है? 2.7. क्योंकि मैक्सिमम पैसा कुछ परसेंटेज ऑफ लोग इंडिया में कमाते हैं,
मैंने बताया था आपको 10% ऑफ द पीपल इन इंडिया ओन 70% ऑफ द रिसोर्सेस। समझ में आ गया? 140 करोड़ की आबादी है, 14 करोड़ लोग ऐसे हैं, 15 करोड़ जिनके पास देश का 70% वेल्थ है। और अगर मैं बात करूं तो भाई 2 से 3% लोग ऐसे होंगे जिनके पास देश की 65% वेल्थ होगी। वॉट इट, और बाकी मेजोरिटी जो है वो गरीबी हालत में है। अंडरस्टूड दिस लॉजिक? ये लॉजिक समझ में आ गया? तो डेवलपिंग इकोनॉमी में ये जो गैप होता है पर कैपिटा का और एनआई का बहुत ज्यादा होता है चिल्ड्रन। बट डेवलप्ड इकोनॉमी में क्योंकि हर इंसान ठीक ठाक पैसे कमाता है, जितने भिखारी आपको इंडिया में नजर आएंगे कंपेरेटिवली उतने ज्यादा भिखारी यूएस में नहीं होंगे। जितने ज्यादा लोग आपको यूएस में नजर आएंगे, जितने भी ज्यादा लोगों को आप देखिए और जितने लोगों को आप देख रहे हैं, जब आप उनका इनकम प्रोफाइल देखेंगे, सपोज यू क्रिएट मल्टीपल ग्रुप्स, हर ग्रुप को जब आप दूसरे से कंपेयर करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन इन इनकम, इनइक्वालिटीज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, बहुत कम होगा। एवरीबडी यूजेस एन आईफोन, मैक्सिमम पीपल कैन हैव देयर ओन कार, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। कुछ लोग एग्जॉर्बिडेंटली हाई रिच है, कुछ लोग एग्जॉर्बिडेंटली लो, वेरी 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 पुअर है। कुछ के घर में तो एक रूम में 4 एसी लगे हैं और कुछ मोहल्लों में 4 घर में भी एक एसी नहीं है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो डेवलप्ड इकोनॉमी में हमेशा आपको ऐसा नजर आएगा, एनआई का ग्रोथ रेट ज्यादा होगा बट इंडिविजुअल पर कैपिटा ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं होगी। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम मनी इज रिटेन्ड बाय द रिच कम्युनिटी। सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं? एग्जाम में तो ये सब पूछा ही नहीं जाता, बुक में तो लिखा ही नहीं है। एक होती है बच्चों ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बीएड में पढ़ाई जाती है टीचर्स को। तो उसमें सबसे पहला लेवल होता है नॉलेज। मैंने बताया, आपने सुन लिया, जो कंटेंट था हो गया, बच्चे एग्जाम देके चले आते हैं, पास हो जाते हैं। बट जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की बात आती है तो वो नहीं कर पाते। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इंडिया में आईआईटी का एग्जाम सबसे टफ होता है, वर्ल्ड में इससे टफ कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है। मेडिकल का एग्जाम नीट का इंडिया का सबसे टफ है। सिविल सर्विसेज आईएएस पीसीएस सबसे टफ एग्जाम है। समझ में क्या? आप टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, यू विल फाइंड इंडियन पीपल लीडिंग देम, चाहे वो सुंदर पिचाई हो या XYZ कोई भी। बट क्यों हमारे यहाँ गूगल जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना आज तक? क्यों हमारे यहाँ AT&T नहीं बना? आईफोन जैसा हमारे यहाँ क्यों नहीं बना? बिकॉज वी लैक क्रिएटिविटी, वी आर हार्डवर्किंग, वी आर हार्डवर्किंग, वी आर अवेलेबल एट अ चीपर कॉस्ट। सुंदर पिचाई जितने पैसे में गूगल में काम करते हैं, गूगल को उस क्वालिटी ऑफ वर्क का पर्सन यूएस में उस पैसे में नहीं मिलेगा, वो 10 गुना पैसा मांगेगा। तो इसलिए वो वहां पे है। या क्रिएटिविटी है भी तो 100 में 2 के अंदर, आई रिपीट 100 में 2 के अंदर। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? नहीं, किसने कहा अमेरिकन है? ही इज बॉर्न इंडियन, इंडिया में उन्होंने अपनी आईटी की पढ़ाई की, इंडियन ओरिजिन ग्रेजुएट तक थे, फिर उन्होंने कहाँ से वो मैसेच्यूसेट्स से अपना सो कॉल्ड मास्टर्स किया। सर अब वो अमेरिकन सिटीजन आप क्यों कम पैसा ले रहे हैं? अब क्यों कम पैसा ले रहे हैं? क्योंकि उनको कम पैसा लेने की आदत पड़ गई है। पीसा नाम सुना है बच्चों इसका? गीतिका जी, बापकी जी, तुषार जी, उज्जवल जी, वंशी सुना है पीसा? अरे नहीं भैया, टावर ऑफ पीसा नहीं है। ये एक असेसमेंट एग्जाम होता है, प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। लास्ट टाइम 73 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडिया का रैंक 72 था। किर्गिस्तान हमसे नीचे था बस। Why, in spite of producing best IITians, best doctors, best designers, टाटा के पास जो डिजाइनर था वो दी बेस्ट था। टाटा उसको पैसे भी अच्छे खासे देता था। उसको यूएस की, जर्मन की किसी कंपनी ने हायर कर लिया, शायद मर्सिडीज या BMW ने, नौकरी छोड़ के वहां चला गया। ऐसे कुछ लोग हैं, आई रिपीट ऐसे कुछ। मेजोरिटी बच्चे, बताया ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी एक होती है, पहला लेवल ऑफ एजुकेशन एंड असेसमेंट इज अंडरस्टैंडिंग, पढ़ा दिया, सुन लिया, रट लिया, एग्जाम में लिखा है। लास्ट लेवल होता है टू क्रिएट समथिंग। तो हमारे यहाँ क्रिएटिविटी का लैक है। क्यों है? बिकॉज बच्चा कहता है कि मेरे को निफ्ट जाना है, पापा कह रहे नहीं बेटा तू PCM ले ले। बच्चा कह रहा है मेरे को CA बनना है, पापा कह रहे नहीं तू IAS कर ले। तो प्रॉब्लम इज हेयर बेसिकली। और मैनी अ टाइम्स 15 दोस्त जा रहे हैं इंजीनियरिंग करने, मैं भी इंजीनियरिंग कर लूँ, मेरा इंटरेस्ट कुछ और बोल रहा है, वो चिढ़ाएंगे अगर मैं ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स लेके पढ़ लूंगा तो। व्हाट इट क्लियर? तो ये बात जिन लोगों ने सुन ली उनकी तरक्की खत्म हो गई। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो इसीलिए इंडिया में इतना प्रॉब्लम है चिल्ड्रन। तो यही अगर मैं आपको स्विट्जरलैंड का डेटा दिखा दूं, तो जैसे इंडिया का 4.6 और 2.7 है, तो 4.6 तो होगा नहीं, वहां तो ग्रोथ भी ज्यादा है। 4 अब मतलब कम हो गई है, पहले की बात कर रहा हूं मैं। 4.6 और ये मान लीजिए 3.9 के आसपास होगा। वाई? बिकॉज डिफरेंस इन इक्वालिटी ऑफ इनकम, सिंपल एज दैट, इतना ज्यादा
नहीं है। जितने ज्यादा अरबपति, खरबपति और गरीब लोग इंडिया में नजर आएंगे, इतना मिसमैच देश में कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में है ही नहीं। क्यों? यहाँ पे लोग टैक्स चुराते हैं, टैक्स देते नहीं है। इज दैट क्लियर? जब वो टैक्स देंगे नहीं तो उनके पास ब्लैक मनी होगा, व्हाइट मनी नहीं होगा, तो बेचारे बिजनेस कैसे करेंगे? बिजनेस करने के लिए तो भाई आपको व्हाइट मनी चाहिए। व्हाइट मनी ये नहीं नोट में व्हाइट पेंट कर दो, अकाउंटेड मनी। व्हाट? अकाउंटेड। तो पैसा तो घर में रखा है 50 लाख, बट वो बिजनेस में एम्प्लॉय हो नहीं पा रहा, तो योर ग्रोथ ऑफ फंड इज लैकिंग बेसिकली। सो पीपल अंडरस्टूड? तो अगर आपको एग्जाम में डेटा दिया जाए और जो मैंने सर्कल्स मार्क किए आपसे पूछा जाए व्हाई देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 4.6 और 2.7 लगभग आधे का डिफरेंस है। इधर 3 और 0.7 90% का डिफरेंस आ गया, बट यहां पे 7.6 एंड 5.9, 7.5 एंड 6, 6.7 एंड 5.3, क्या यहां पे इतना चेंज है? यहां पे चेंज बड़ा नैरो डाउन हो गया है। तो ये नैरो डाउन चेंज का रीजन क्या है? inequalities have been reduced, proper tax measures are there, accountability is there। तो आपको ऐसी चीजें पूछी जाएंगी आने वाले टाइम में। ये डेटा दे देंगे और बोलेंगे why the inequality, the change is huge in the starting years। यहां पे देख लीजिए आप, देश की तरक्की 4.1, लोगों की तरक्की 2.1, देश की तरक्की 3.1, लोगों की तरक्की 1/3 हो गया, 33%। 33%। क्यों? क्योंकि यहां पे इन इक्वालिटीज ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है? रैम्पेंट टैक्स चोरी, रिच बिकमिंग रिचर, सरकारी जुगाड़ पानी है उसके पास, गरीब इंसान के पास ऐसा कोई रिसोर्स है ही नहीं। बट वाई? इन द क्लोजिंग ईयर्स इन इक्वालिटीज कम हो गई, हम टैक्स चार्ज करने लग गए रईस से बहुत ज्यादा, गरीबों को बेनिफिट देने लग गए। दैट्स वाई इन इक्वालिटीज हैव रिड्यूस्ड। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी रेंडर्ड चिल्ड्रन। तब तो पढ़ाई अच्छी लगेगी, पढ़ना अच्छा लगेगा। नहीं तो ये 2 कौड़ी का जो कंटेंट था, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, पहले थ्योरी में लिखा है, वही यहाँ प्रैक्टिकल में लिख दिया। एक दो चीजें यहाँ पे अच्छी थी। ग्रोथ रेट was very modest compared to the rate achieved by China, South Korea, Hong Kong and Singapore। अब यहाँ पे वही चीज है बच्चों, क्रिएटिविटी। आपका जिसमें टैलेंट है, यू शुड चूज दैट प्रोफेशन। समझ में आ गया? विराट कोहली जी के पापा मम्मी आज भी बोलते हैं, बेटा तो इंजीनियरिंग कर लेता तो सही रहता। अरे इंजीनियरिंग कर लेता तो क्या इतना फेमस हो पाता? जिंदगी में नहीं हो पाता। उसने अपने टैलेंट को पहचाना। तो हर इंसान अपने टैलेंट को अगर पहचानेगा था तो कंट्री का रियल ग्रोथ होगा बेसिकली। तो अ टीचर इज अ गुड टीचर नॉट फॉर दोज हु स्कोर 90s, बट दोज हु आर स्कोरिंग 45 एंड नाउ स्कोरिंग 75। व्हाट इट? तो इसको प्लीज लिख लीजिए, काफी काम की बातें बीच बीच में बताता रहता हूँ। क्विकली चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट, ये सब तो कहानी है। आगे आते हैं बच्चों, आगे आते हैं। सेक्टर्स 50 से 51, मोस्ट पीपल यूज टू वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों? ट्रेनिंग ही नहीं थी सर्विस इंडस्ट्री टर्शरी में। 2017-18 शोज व्हाट? एग्रीकल्चर सेक्टर हैज ड्रास्टिकली कम डाउन। इसी वजह से फार्मर्स आत्महत्या वगैरह करने लग गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लीस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपनी लेगेसी अपने साथ ले गए। अब बढ़ गया। सर्विस सेक्टर उस समय ना के बराबर था, अब सर्विस इंडस्ट्री में ही सबसे ज्यादा अर्निंग्स है। किसी जमाने में लोग क्रिकेट मैच कभी देखते ही नहीं थे, टीवी पे देख लिया बहुत बड़ी बात है। अब अगल बगल सिटीज में हो रहा है तो जाएंगे वहां मैच देखने। तो उससे होगा क्या? टूरिज्म बढ़ेगा। 3 छुट्टी मिली, नियर बाय कहीं घूमने चले गए, टूरिज्म बढ़ा। जब टूरिज्म बढ़ेगा, पैसे का लेन देन बढ़ेगा, भाई बैंकिंग एक्टिविटीज बढ़ेंगी। लोग पर्सनल कार से जाएंगे तो कार की सर्विसेज बढ़ेंगी। इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा, प्रीमियम, क्योंकि कार जितनी ज्यादा रोड पे चलेगी उसका एक्सीडेंट रेट उतना ज्यादा होगा। ज्यादा गाड़ी चलेगी तो भिड़ेगी भी ज्यादा ना, तो रिस्क रेट ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज मोर, डैमेज इज मोर, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रीमियम भी ज्यादा चार्ज करेगी। समझ में आ गया? तो इसीलिए सर्विस सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा हो गई। सर वो इतने आसानी से दे देते हैं इंश्योरेंस, उसके बाद सर देने के टाइम में इतना सर क्लॉजेस आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। नहीं, वो उनके सारे क्लॉजेस होते हैं। आप इंश्योरेंस लेते समय क्लॉज चेक कर लीजिए। तो मैं तो चैलेंज करता हूँ, हम इंश्योरेंस ले ही नहीं पाएंगे। किसी भी चीज के आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए, वो इतने रेस्ट्रिक्टिव है, इतने रेस्ट्रिक्टिव, आप 1 किलो आलू भी नहीं खरीद पाएंगे। सर मेरे पापा को सर अभी बीच में ऐसे कैंसर, ओरल कैंसर हो गया। सर वो वहां पे जब उनका बारी आई देने की मनी, सर उन्होंने ऐसे ऐसे क्लॉज बताया कि आपने सेल्फ हार्म किया है बाय यूजिंग टबैको एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस पे हमारा ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, एंड सर उन्होंने नहीं दिया। होता है।
नेक्स्ट चिल्ड्रन, राइट डाउन कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम अचीवमेंट वाले कॉलम में। सो नेशनल इनकम कॉन्स्टिट्यूट थ्री थिंग्स। जमाना था जब एग्रीकल्चर का कॉम्पोजिशन ज्यादा था, सर्विस इंडस्ट्री का कम। क्यों? सर्विसेज थी नहीं उस समय। आज कॉम्पोजिशन सर्विस इंडस्ट्री का ज्यादा है और एग्रीकल्चर का कम। उस समय किसान का बेटा भी खेती कर लेता था, आज वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके, मेडिकल कॉलेज में जाके सो कॉल्ड शहर आ गया पढ़ाई करने के लिए, वॉट इट लिए डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने के लिए फॉर एग्जाम्पल। लिख दिया कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम। थर्ड चिल्ड्रन, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो अभी और बढ़ रहा है जब मैक्सिमम कंपनीज अपना प्लांट चाइना से हटा के इंडिया शिफ्ट करने को रेडी हो गए चिल्ड्रन। सो ड्यू टू दिस रीजन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी बढ़ रही है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले गोभी उगाते थे, आज ब्रोकली उगा रहे हैं। पहले नॉर्मल आलू उगाते थे बड़े से खेत में, अब छोटे से कमरे के अंदर मशरूम उगा रहे हैं। और मशरूम तो 50 रुपए का एक पैकेट मिलता है, क्यों हार्दिक जी? और आलू 50 रुपए का 1 किलो मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये अलाइड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैव टेकन प्लेस। अब ये सब टेक्स्ट जो है ये रटने वाला है, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये टेक्स्ट जरूर रटिएगा, बिकॉज अगर ये टेक्स्ट आप नहीं लिख के आएंगे तो आपके टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देंगे। ओके? और पूरा टेक्स्ट रटने की जरूरत नहीं है, एक कोई प्रीवियस डेटा पढ़ लीजिए, करंट का पढ़ लीजिए बस। चेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये कैसे चेंजेस आए? दो एग्जांपल्स तो मैंने आपको अभी अभी दिए हैं। अर्लियर जो फार्मिंग की जाती थी दैट वाज चिल्ड्रन सबसिस्टेंस फार्मिंग। सुना होगा लोगों ने इसका नाम। यस सर। इतना ही उगाओ जितने में अपने घर का गुजारा हो जाए। बट नाउ फार्मर्स हैव शिफ्टेड फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग चिल्ड्रन। व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग? अपने लिए तो उगाएंगे ही उगाएंगे, साथ में बेचने के लिए भी उगाएंगे लार्ज स्केल पे। और ऐसी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे जिससे हमारा आउटपुट बहुत ज्यादा हो, हम इवन उसको एक्सपोर्ट भी कर पाए। तो पहले फार्मर्स वो नॉर्मली 2 बैल यूज करते थे, गरीब किसान, चेहरे से भी गरीब लगता था वो, और उसी को हाँकता रहता था। नाउ दे यूज मशीनरी सच एज ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, तो उनका काम करने का जो टाइम था वो भी बहुत कम लगने लग गया। लेस टाइम इज बीइंग यूज्ड और खेती बहुत ज्यादा हो जाती है उसमें। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज करने लग गए, इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करने लग गए। तो ड्यू टू ऑल दिस चिल्ड्रन देयर इनकम हैज what increased. Got it? Please put this content in your copies. So modernization is the basic reason for increase in agriculture productivity followed by green revolution. सर ये white revolution क्या है? आपने बच्चों डॉक्टर वर्गुशे कुरीन का नाम सुना होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी से सेंट्रल हुई 2004-5 या 5-6 की बात है, he was the first chancellor of the university. He is known as the father of white revolution. इन्होंने ही अमूल जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कराया था, आप बोल सकते हैं। और अमूल जैसे ऑर्गेनाइजेशन के, ऐसे इंडिया में बहुत ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, और उन्हीं से कुछ सीखकर न्यूजीलैंड में आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क कोऑपरेटिव है चिल्ड्रन। तो अमूल में उन्होंने पहले तो इट वाज अ स्मॉल विलेज प्लेस कॉल्ड एज आनंद इन गुजरात। तो वहां पे लोगों को समझाया, अमूल का फुल फॉर्म आपको पता होगा सर, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, अभी जॉइंट स्टॉक कंपनी बन गई है। तो अमूल इज एक्चुअली सेटअप लाइक दिस कि लोगों के पास गैया भैंस थी और वो मिल्क वेस्ट होता था। तो उन्होंने देखा कि भाई इतना लॉस हो रहा है, इतना डैमेज हो रहा है, तो उन्होंने लोगों को बोला कि आप अपना मिल्क हमको लाके बेचिए, जो भी बफेलो काऊ का मिल्क आप बेचेंगे हम उसको सेपरेट करके प्रोसेस करके आपको अच्छा दाम देंगे। तो फिर अब तो ढेर सारे यूनिट्स इंडिया में खुल गए हैं। सर वहाँ हर फार्मर किसान अपनी मिल्क उनको देता है सर, वो उसी प्रोडक्शन से उसको सिंपल है। और उसमें से विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बटर बन जाता है, दही बन जाता है। यस, और उसके बाद बटर दही तो बाद में बनना स्टार्ट हुआ, तो आइसक्रीम भी आती है अमूल की। स्टार्टिंग में तो सिर्फ मिल्क ही बिकता था। ओके, तो देखिए फिर से वही आ गया। कुछ लोग चिढ़ जाएंगे सर हमारा स्टेट नहीं आता है, यूपी। यूपी में बताया लोग बदमाश टाइप के हैं। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। प्लस अगेन चिल्ड्रन वाटर रिसोर्सेज, ये यूपी एमपी में पानी का भी थोड़ा शॉर्टेज होता है। पंजाब वगैरह में रिवर्स हैं, सतलज नदी वगैरह आपने देखी होगी, वॉट इट क्लियर। तो इसलिए, और हरियाणा के लोगों ने गरीबी इतनी देखी है, थोड़ा हिली एरिया भी है थोड़ा सा। जब आप टूवर्ड्स हिमाचल प्रदेश की तरफ मूव करते हो, चंडीगढ़ इज द बॉर्डर, बेसिकली कॉमन कैपिटल है पंजाब हरियाणा की। तो लोग बड़े मेहनती टाइप के हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो लोग आए ज्यादातर जब कंट्री का
डिवीजन हुआ, पाकिस्तान से आए थे, बहुत गरीबी देखी उन्होंने, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत की उन्होंने, और उन्होंने पैसे की वक़्त को समझा एज सच। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि वो क्यों इतनी मेहनत कर लेते हैं। और गुजराती और मराठी तो दिमाग से बहुत तेज होते हैं। Sir, despite of having such cities, इनका common capital कौन सा है? ये कोई contradiction नहीं हुआ है? अब चंडीगढ़ वॉज वेरी 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 प्रोडक्टिव, वेरी रिच, यू कैन से। तो पंजाब चाहता था ये हमारी कैपिटल बने, हरियाणा चाहता था हमारी कैपिटल बने, दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो उनको कॉमन कैपिटल बना दिया गया। चलिए बच्चों, डेटा जरूर लर्न कर लीजिएगा। चेंजेस इन इंडस्ट्रियल सिनेरियो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में डाइवर्सिफिकेशन आया बच्चों, बट कब? 1991 के बाद। उसके पहले बस काम चलाऊ सब कुछ चल रहा था। आई हैव टोल्ड, मैं फिर से बता रहा हूं, पहले चलती थी पॉलिसी, प्रोहिबिशन, लाइसेंसिंग, कोटा सिस्टम। इसको फिनिश करके एक नई पॉलिसी आ गई, प्रमोशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 91 की जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तब जाके इंडिया की इंडस्ट्रीज का हालचाल थोड़ा ठीक हुआ, नहीं तो एकदम बेकार तरीके से चलती थी। तो मेंशन दिस आल्सो, फिफ्थ पॉइंट, चेंज इन इंडस्ट्रियल सिनेरियो। समझ में आ गया? Yes, sir. ये तो बेसिकली इज बीइंग टोल्ड आयरन, स्टील, इंजीनियरिंग, मेटल, मेटल प्रोडक्ट्स क्या क्या बनने लग गया। चलो 19, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 से लेकर 12 तक 83 टाइम्स प्रोडक्शन फिनिश्ड स्टील का, और 240 गुना एल्युमिनियम का आउटपुट बढ़ा। सर ऐसा क्यों हुआ? काफी कार कंपनीज इंडिया में आ गई, टैप बनाने वाली कंपनी इंडिया में आ गई, तो उनको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? स्टील, कॉपर, आयरन, ये सब चाहिए। तो होंडा वाले को स्टील बाहर से थोड़ा इंपोर्ट करेंगे, यहीं से खरीदेंगे, तो इसलिए इनका प्रोडक्शन बढ़ गया। जमाना था जब हमारे यहाँ कार इंपोर्ट, मारुति 800 चिल्ड्रन, 1983 में जब इंडिया आया तो स्टार्टिंग में कार्स इंपोर्ट होती थी, फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन अराउंड 89-90 से इंडिया में स्टार्ट हुआ। एक जमाना था 96% ऑफ द स्पेयर पार्ट्स इन मारुति 800 यूज्ड टू बी इंपोर्टेड। आज 100% सो कॉल्ड स्पेयर पार्ट्स काफी कार्स में इंडिया में ही बनते चल रहे हैं। तो अगेन इनके लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए वो यहीं से खरीदा जाएगा, बाहर से लेकर नहीं आएंगे। तो अब बुक ये तो पढ़ा देती है कि भाई इतना बड़ा, बट क्यों बड़ा ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, बिकॉज यही एकदम हॉट टॉपिक होगा जो आपको कल को कहीं पे डिबेट वगैरह में काम आएगा। व्हाई डिड दिस इंक्रीज, ये भी तो पता हो आपको। समझ में आ गया? तो इट इंक्रीज। अभी मोदी जी घूमते रहते हैं पूरी कंट्री में, दूसरे देशों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहां के लोगों को समझाते हैं कि भाई हमारे यहाँ ढेर सारे लोग हैं, पॉपुलेशन हमारी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा है, ग्रोथ रेट भी पॉपुलेशन का चाइना से ज्यादा ही आप बोल सकते हैं। तो यू विल बी फाइंडिंग द बेस्ट टैलेंट, यू विल बी फाइंडिंग द चीपेस्ट टैलेंट। तो आइए अपना प्लांट इंडिया में सेटअप करिए। काफी फॉरेन कंपनीज को बातें समझ में आती हैं, दैट्स व्हाई एप्पल भी अपना प्लांट अब इंडिया में लगा रहा है। सैमसंग ने कुछ साल पहले यूपी में नोएडा में अपना एक प्लांट सेटअप किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे लेबर उनको सस्ती मिलेगी। तो जब यहाँ फैक्ट्री लगेगी तो फैक्ट्री रॉ मटेरियल भी यहीं से खरीदेगी, बाहर से नहीं खरीदेगी। अभी 8 से 9 कंट्रीज को, सॉरी कंट्रीज से, राजलक्ष्मी ग्रुप एक है जो सोलर पैनल्स बनाता है, सुजलॉन एनर्जी का नाम आपने सुना होगा। तो राजलक्ष्मी ग्रुप को ऑर्डर्स मिले हैं, अप्रैल 25-26 से वो अपनी सप्लाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सब चीजें इसीलिए कंट्री में होती है ताकि, हाँ वो विंड पावर के ब्लेड होते हैं ना, विंड मिल, तो वो सप्लाई करेंगे दूसरी कंट्रीज को। और दुनिया में 13 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे ये विंड मिल्स बनाई जाती हैं, उसमें से इंडिया एक कंट्री है। तो जब ये सब प्रोडक्शन इंडिया में होगा, ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। व्हाट इट, समझ में आगे बच्चों? 1980s की बात बता रहा हूँ चिल्ड्रन, बजाज और प्रिया जैसे स्कूटर आया करते थे। ऑन एन एवरेज 2 से 3 साल की वेटिंग थी। कितनी? 2 से 3 साल की वेटिंग। 2 से 3 साल। आई माई सेल्फ रिमेंबर 1996 में चिल्ड्रन, द फैमिली बॉट अ कार नोन एज मारुति ओमनी। इट हैड अ 6 months वेटिंग पीरियड। बट आज प्रैक्टिकली किसी गाड़ी का वेटिंग पीरियड होता ही नहीं। आप पैसे लेके जाइए, गाड़ी लेके घर चले जाइए। हाँ कुछ छोड़ दीजिए, वो हुंडई की क्रेटा वगैरह है। टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्कूटर, कार, इंडिया में एसी किसी के घर में होना 90s के पहले यूज टू बी अ लग्जरी। आज फैन और कूलर होना यूज टू बी अ लग्जरी। एसी तो हर घर में होता है। समझ में आया? कार्स चिल्ड्रन, पहले नॉर्मल 2 कलर्स आते थे, एक व्हाइट कलर आता था, एक ब्लैक कलर। एम्बेसडर नाम की गाड़ी आती थी बस। फ्लोर गियर किसी ने देखा ही नहीं था, वो स्टेयरिंग के पीछे ही गियर होता था जहां पे वो वाइपर वाला वो बटन होता है। तो इतना सो कॉल्ड हम
आप बोल सकते हैं गरीब टाइप के भी थे और बिल्कुल भी मॉडर्न थे ही नहीं, अंडर डेवलप्ड नहीं, सुपर अंडर डेवलप्ड थे। व्हाट इट, तो इधर वी टॉक अबाउट कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल, एंड कैपिटल गुड्स का मतलब होता है बच्चों मशीनरी। व्हाट इट, और जब इंडिया में देखा कि भाई हमारे गुड्स की कॉस्ट बहुत सस्ती है, इंडिया में बनने लग गए, तो इंपोर्ट कम हो गया और एक्सपोर्ट बढ़ गया। इंपोर्ट का कम, एक्सपोर्ट का ज्यादा होना कंट्री के लिए चिल्ड्रन इज अ फेवरेबल साइन और अनफेवरेबल साइन। और मैंने आपको पढ़ाया था स्टैटिस्टिक्स की क्लास में, जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेटाबेस कहीं पे रिकॉर्ड होता है तो उस रिकॉर्ड को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट इट, ये आ गया आपके सामने। टर्म्स थोड़े आपके लिए डिफिकल्ट होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ पर? बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टैट्स की क्लास में देखिएगा, वीडियो में है। देखिए ध्यान से बच्चों, एग्रीकल्चरल आउटपुट 1.9 था, अब कितना हो गया 17-18 में 5.4। पहले 1000 में 27.4 लोग मरते थे, अब सिर्फ 6 मर रहे हैं। वाइल एस पीपल आर डाइंग, सुसाइड्स आर लेस, नो, बेटर मेडिसिन आ गई हमारे यहाँ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स थी, अब कितनी हो गई 68.7। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब बच्चा पैदा हुआ, पहले बर्थडे मनाने से पहले ही गो वेंट गॉन। एक साल के अंदर 146 पर 1000 बच्चे मरते थे, अब 33। वैक्सीनेशन बेटर है। लिटरेसी वॉज 18.3, नाउ इट इज 76%। मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिटरेसी की बात कर रहा हूँ। अ लिटरेट पर्सन इज नॉट नेसेसरली एजुकेटेड। 17 डॉक्टर्स होते थे 1 लाख पे, आज कितने हैं 80। व्हाट इट क्लियर, तरक्की होगी, धीरे धीरे होगी, चाइना में और ज्यादा होंगे बेसिकली। सो समझ में आ गया प्लान के फायदे क्या क्या। ना झोला चावल ज्यादा है। 6 पॉइंट चिल्ड्रन, क्योंकि आपको इंसेंटिव मिल गया, गवर्नमेंट आज भी एड वगैरह देती है, म्यूचुअल फंड सही है। तो किसी जमाने में लोग इन्वेस्ट कहाँ करते थे, सिर्फ बैंक की एफडी में, गोल्ड खरीदते थे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। बट नाउ दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन वैरायटी ऑफ असेट्स। इसको और जानने के लिए आप मेरे फाइनेंशियल लिटरेसी के वीडियोस देख सकते हैं। तो लोगों का सेव करने का पैटर्न बदल गया। पहले लोग सिर्फ बैंक में सेव करते थे, बैंक के इंटरेस्ट के भरोसे रहते थे, बट नाउ दे इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट थ्रू म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट, जिससे उनकी कमाई क्या हुई चिल्ड्रन, बहुत ज्यादा बढ़ गई। गॉट इट क्लियर? बाकी ये सब डेटा अगेन लर्निंग प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ डेटा लर्न करना है, बाकी तो कंटेंट रीड करेंगे, आप खुद ही लिखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन चिल्ड्रन, एयर कंडीशन बसेस यूज टू बी अ लग्जरी प्रायर 90s, बट अब आप वंदे भारत जैसी ट्रेन इंडिया में देख सकते हैं। किसी जमाने में लखनऊ टू कानपुर जो हार्डली 80-90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, शायद ट्रेन को 3 घंटे लगते थे। अभी रैपिड मेट्रो स्टार्ट हुई है मेरठ में चिल्ड्रन, और कानपुर टू दिल्ली के सॉरी कानपुर टू लखनऊ के बीच में जब वो स्टार्ट हो जाएगी, तो 80 to 90 किलोमीटर की जर्नी शायद आप 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लें। अहमदाबाद गुजरात स्टेट से महाराष्ट्र मुंबई तक बुलेट ट्रेन जब चलेगी, तो आपको जर्नी कंप्लीट करने में हार्डली शायद 2 घंटा लगेगा, मान लीजिए। 600 550 किलोमीटर, 550 550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बुलेट ट्रेन चलती है, एंड इंडिया में काम चल रहा है। कम्युनिकेशन नेटवर्क, दुनिया अभी 4G ठीक से अडेप्ट नहीं कर पाई, हमारे यहाँ 6GB न्यूज में आ गया है। और दुनिया में चिल्ड्रन सबसे ज्यादा इंटरनेट सेवी लोग पता है इंडिया में है। सबसे सस्ता कम्युनिकेशन इंडिया में मिलेगा आपको। बैंकिंग फैसिलिटीज जितनी ज्यादा इंडिया में ग्रो कर रही हैं, आई एम नॉट सेइंग है कितनी, द ग्रोथ रेट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी इंडिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया दुनिया की कुछ ही कंट्रीज में है जिनके पास अपना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है। वीजा एंड मास्टर कार्ड बिलोंग टू यूएस। चाइना के पास भी अपना बहुत बढ़िया सिस्टम नहीं है, इंडिया के पास अपना रुपए है, एनपीसीआई है। हमारे यहाँ किसी जमाने में हम शेयर्स खरीदा करते थे, 15 दिन 1 महीने के बाद पैसे का लेन देन और शेयर आते थे। आज ये सिस्टम रिड्यूस होके आज आप शेयर खरीदिए, कल आपको मिल जाएगा। गॉट इट क्लियर? ये दुनिया में 2 कंट्रीज में है, चाइना फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया ने इसको इस साल 25 को अडॉप्ट किया। इवन यूएस हमसे पीछे है। इंडिया इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री जहां पे स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग इज डन थ्रू इंटरनेट। अब इंटरनेट की वजह से स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हो रही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का कंट्रीब्यूशन है, 1 कम्युनिकेशन, अनदर बैंकिंग। समझ में आ गया? जमाना था लोग बैंक में पैसे जमा कराने जाते थे, आज आप एटीएम मशीन से मनी विड्रॉ भी कर सकते हो, और एटीएम मशीन में
डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो 10 साल बाद तो मेरे को नहीं लगता कि बैंक में एम्प्लॉय पैसा लेने देने के लिए बैठेगा भी। गॉट इट? पूरा सा डिजिटल, सब डिजिटल। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको याद करना है। जमाना था 3 दिन 4 4 घंटे का कट होता था इलेक्ट्रिसिटी का, शायद आपने फील किया हो, बट अब ये सब खत्म। गॉट इट? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में क्या इंप्रूवमेंट आया? गडकरी जी के आप डायलॉग सुनिए। पैसा बहुत है हमारे पास, बताइए कहां से कहां कंस्ट्रक्शन होना है। चलन, पानीपत सुना है आपने? आंसर? यस सर। और आपने T3 एयरपोर्ट टर्मिनल 3 भी सुना होगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। पानीपत से T3 जाने में लगभग 2.25 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है चिल्ड्रन। अब ये एक अंडरग्राउंड बनाया गया है, सो कॉल्ड 4 लेन या 8 लेन का कुछ अंडरपास टाइप, जिसके ऊपर 16 लेन का हाईवे है। मैक्सिमम 25 मिनट लगेंगे आपको पानीपत से टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पहुंचने में। मोहल्ला है दिल्ली का क्या पानीपत? पानीपत हरियाणा में है, गांव टाइप था पहले, अब थोड़ा ठीक ठाक सिटी टाइप हो गया, टाउन एरिया यू कैन से। दिल्ली का मोहल्ला नहीं है ये, पंजाब स्टेट में है। वॉट इट क्लियर? पानीपत और सोनीपत ये सब आप जब शिमला से, हिमाचल प्रदेश से दिल्ली जाते हैं, बीच में सब पड़ते हैं बेसिकली। हाईवे, हाँ। बैटल ऑफ पानीपत पढ़ा होगा आपने? हाँ, यही वाला पानीपत था। तो पानीपत से टर्मिनल 3 जाने में लोगों को 2.25 से 2.5 घंटा लगता था, अब 20 मिनट लगेगा। तो इससे होगा क्या? फ्यूल की बचत होगी। फ्यूल की बचत होगी तो जब आपके पेट्रोल के कम पैसे लगेंगे, तो उस पैसे से हो सकता है आप एयरपोर्ट लॉन्च में जाके 2 सैंडविच ले लें। समझ में आ गया? बट जब आपको पता है 2 घंटा लगेगा, तो घर से ही खाना बना के ले चलेंगे साथ में, रास्ते पे कैब में खा लेंगे। इकोनॉमी ऐसे ही ग्रो करती है। व्हाट इट? ये डेटा चिल्ड्रन आप पढ़ लेंगे, कितने किलोमीटर रोड कब से कब तक बनाई गई, और ये डेटा अगर रटने का मन ना हो तो ये टेबल लर्न करिएगा। रोड नेटवर्क 4 लाख किलोमीटर का था, अब 62 लाख, 15 गुना। आई यूज टू रिमेम्बर क्लास 3 और 4 में शायद पढ़ते थे, नानी का घर कानपुर में था, इलाहाबाद टू कानपुर जाने में चिल्ड्रन एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स लगते थे। अभी जब 6 लेन हाईवे बन जाएगा तो मैक्सिमम टाइम इज 2.5 आवर्स। सो कॉल्ड सिंगल लेन हुआ करती थी, आज 6 लेन का हाईवे है। कैसे हुआ ये सब? ये सब करने की जरूरत पड़ी इसीलिए क्योंकि अगर ये सब नहीं करेंगे तो बाहर से इन्वेस्टर इंडिया में नहीं आएगा। 53,600 किलोमीटर रेलवे रूट था। सर रेलवे में बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हुई, रेलवे के रूट में उतना रैंपेंट इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स काफी इंप्रूव करके गए थे इसको। प्लस रेलवे का इंप्रूवमेंट उतना आसान नहीं होता जितना रोड का होता है। हाँ, इन्होंने ट्रैफिक बढ़ा दिया रेलवे पे, और अभी एक नया रेल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर क्रिएट किया जो हावड़ा से चंडीगढ़ है, तो अब ट्रेन और बढ़ जाएंगी 400 किलोमीटर। अब ये रिमार्केबल बेनिफिट है चिल्ड्रन। 400 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन था 50-51 में, आज कितना है? 29,200। कितने गुना हो गया? 75 गुना लगभग। इससे फायदा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन तो बढ़ेगा, नो प्रॉब्लम, बट डीजल से जो पॉल्यूशन होता था डीजल इंजन से, वो एकदम जीरो हो जाएगा। व्हाट इट? कमर्शियल बैंक्स 8,260 थे 1950-51 में, आज कितने चल रहे हैं? मेरे को लग रहा है इसमें HDFC वाले ज्यादा होंगे। HDFC हर चौराहे पे ब्रांच खोलने की कोशिश कर रहा है, हर मोहल्ले में HDFC बैंक की ब्रांच आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया? हो सकता है मोबाइल बैंकिंग भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो जाए, हर 2-2 घंटे पे गाड़ी आएगी, आप वहीं पे अपना डिपॉजिट वगैरह सारा काम बैंक का कर सकते हैं। और कुछ बैंक्स तो इतने बढ़िया है, ICICI बैंक इंडिया ने सबसे पहले इंडिया में, सॉरी, ICICI बैंक ने सर्विस इंट्रोड्यूस की थी। अमिताभ बच्चन जी इसका एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं कि अगर मैं बैंक जाता अकाउंट खुलवाने तो पीली वाली पतंग कौन काटता, तो घर बैठे आज आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। डेज वर देयर चिल्ड्रन, पीपल यूज टू बाय 2 पेयर्स ऑफ बाटा स्लीपर्स, क्योंकि बैंक वाले इतना चक्कर लगवाते थे, इतना चक्कर लगवाते थे अकाउंट खोलने के लिए, जैसे आप उसामा बिन लादेन के सगे भतीजे हैं। और आज आप बैंक में गलती से मिस्ड कॉल कर दीजिए, वो घर आके आपका अकाउंट खोल के जाएंगे। कंपटीशन कितना मार्केट में बढ़ गया। बाटा की सेल कम हो गई। हाँ हाँ, बाटा की सेल कम हो गई। चलिए, LIC और UTI भी अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे। ये सब टाइम पास रीडिंग है, बट करनी तो पड़ेगी। ह्यूज डेवलपमेंट इन व्हाट चिल्ड्रन? UPI ATM इंडिया में आने वाला है। आप ATM पे जाएंगे, UPI कोड डिस्प्ले होगा, उसको स्कैन करिए, जितने पैसे आपको चाहिए आप टाइप कर दीजिए, ATM कार्ड की जरूरत खत्म। सर आ चुका है। UPI ATM हर जगह नहीं आया अभी, हर जगह नहीं आया, बट आ जाएगा हर जगह कुछ टाइम में। यूपीआई जो कनेक्टेड बैंक से होता है वो एटीएम को भी चला। ATM में आप जाए, पैसे तो ATM में स्टोर रहेंगे ना, कैश पैसा कहाँ से निकालोगे?
एटीएम मशीन के अंदर पैसा रखा रहेगा ना, तो आपको कार्ड की जरूरत नहीं है। आप जाइए, क्यूआर स्कैन करिए, क्यूआर स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल पे सो कॉल, जैसे आप किसी को गूगल पे करते हैं तो रिक्वेस्ट आते हैं ना कि आप इतने का गूगल पे कर दीजिए, तो वैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, आपके गूगल पे रिक्वेस्ट आएगी 5,000 रुपी विड्रॉल, आप एंटर बटन दबाएंगे, मशीन से पैसा निकल आएगा। नहीं समझे? मान लीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं मनी के लिए 1,000, तो मैं क्यूआर कोड आपको भेज दूंगा या मैं एक लिंक भेजूंगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, 1,000 पहले से ऑटो टाइप्ड होगा, आपको चेंज नहीं करने की परमिशन है उसमें, ठीक है। आप बस पे बटन पे क्लिक करेंगे, कोड डालेंगे अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 और पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यही काम आपको यूपीआई एटीएम में जाके करना होगा, बट पैसा अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होगा, अदर अकाउंट से बाहर निकल आएगा। ओके, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। यहाँ ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम आपको लेना है। CSIR, काउंसिल फॉर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसरो का तो नाम आपने सुना होगा। ICAER, सॉइल सैंपल ले जाके टेस्ट कराइए दैट योर सॉइल इज सूटेड बेस्ट फॉर विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको इसीलिए सेटअप किया गया ताकि हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट जो नीचे जा रहा है वो बढ़े। प्रोग्रेस इन एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, सर ये कैसे हुआ? अगेन इसका भी चार्ट शायद होगा बट यहां नहीं दिया इन्होंने, चलिए नो प्रॉब्लम। एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, सर ये क्या होता है? 1 से 5 तक। 1950-51 में 2.25 लाख स्कूल्स थे, अब 12.5 लाख के आसपास हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8.2 टाइम्स, फ्रॉम 22.3 मिलियन to 184 increased in 1819। सो एलिमेंट्री एजुकेशन में इतना चेंज क्यों आया? एक तो इंपॉर्टेंस है चिल्ड्रन आरटीआई की वजह से, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई, सॉरी नॉट आरटीआई, आरटीई चिल्ड्रन। एवरी चाइल्ड हैज एक्सेस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टिल द एज ऑफ 14। प्रोग्राम्स लाइक मिड डे मील्स एंड ऑल वर द मेन कॉज कि ये क्यों इंक्रीज हुआ। ठीक है, वहां जाके पढ़े ना, कुछ भी ना करें, बट एनरोलमेंट हैज इंक्रीज। पहले तो कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा भी एनरोलमेंट बढ़ेगा, व्हाट विल हैपन? कुछ तो पढ़ने वाले बच्चे आएंगे एटलीस्ट। नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स 37 गुना बढ़ गए चिल्ड्रन, और कॉलेजेस 56 गुना बढ़ गए। बट कॉलेजेस जितनी तेजी से बढ़े उतनी तेजी से क्लोज भी हुए। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे चिल्ड्रन। लिटरेसी रेट मैंने पहले बता दिया, 18 से 76 हो गया। एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट चिल्ड्रन? सेल्फ रिलायंस। सबने रिलायंस का सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया, आत्मनिर्भर भारत बेसिकली। आपने बच्चों वॉकमैन जैसा कुछ सुना है? यस सर। वो एक कैसेट होता था, ऑडियो कैसेट, उसको फिट करते थे उसके अंदर और कान में ईयरफोन लगाते थे ना, वो लग्जरी माना जाता था जब हम 11th क्लास में थे। आज तो मोबाइल फोन ने इन सारी डिवाइसेस को रिप्लेस कर दिया है। व्हाट इट? तो इंडिया पहले फूड तक इंपोर्ट करता था, बट नाउ ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड ऑल, हम इसमें सेल्फ रिलायंस क्या हुए, उससे भी कहीं ज्यादा हो गए, हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। काफी कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स जो पहले इंपोर्ट किए जाते थे अब वो इंडिया के अंदर ही बनने लग गए। तो जितनी फॉरेन करेंसी हमारी जाती थी फूड ग्रेन वगैरह खरीदने के लिए, अब वो महंगी मशीनें खरीदने के लिए जाती है। हम लोगों को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए बाहर भेजते हैं ताकि वो इंडिया में आके कुछ बेटर करें। अंडरस्टूड दिस? सो ऑल दीज 10 पॉइंट्स वर वेल अंडरस्टूड। चलिए अगले लेक्चर में चिल्ड्रन हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। कहाँ पे हम फ्लॉप शो हो गए, क्या इसके रीजंस थे, दैट इज फैक्टर्स, और फिर आएगा नीति आयोग। हाँ इनएफिशिएंट था, बट सिर्फ इतना लिखने से थोड़ा नंबर मिलेगा, और कुछ कहानी करनी पड़ेगी। ओके चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट लेक्चर फेलियर्स वाला पार्ट भरेंगे, इसमें करप्शन का डाइवर्स यही सब